हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की न्यूज आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेके आए हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम डेली द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी में जो भी आर्टिकल आते हैं यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, उनको हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, चाहे प्रीलिम्स एस्पेक्ट में हो, मेंस एस्पेक्ट्स में हो। साथ ही साथ जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, स्टैटिक टॉपिक को लिंक करके यहाँ पे देखते हैं। तो आज कौन कौन से आर्टिकल अगर आप बात करें तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है किसके बारे में, कंपनी द्वारा व्यापार युद्ध की बढ़ती जटिलता के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये आर्टिकल आया था और बात कर रहा था कि जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहे हैं, तो बहुत सारी जो कंपनी हैं, चाहे यूएस की हो या चाइना की हो या अन्यत्र हो, वह उनके मध्य क्या है, कहीं ना कहीं एक संकट उनके मन में आ गया है और इस वजह से स्टॉक पाइलिंग जैसी समस्या बढ़ रही है, उसको यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर NIELIT ने डिजिटल इंडिया पहलों को बढ़ावा देने के लिए मिशन लॉन्च किया। अब देखिए, आपको पता है कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत के जो लोगों को डिजिटली कनेक्ट करने का जो प्रावधान है, इस दिशा में कहीं ना कहीं सरकार के जो कदम है दिखाई दे रहे हैं और उसी दिशा में यह कदम है जहाँ पे 8 संगठन के साथ यहाँ पे NILTS साथ में आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो एकेडमिक, इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, उस कोऑर्डिनेशन की कमी को पूरा किया जाएगा। ये आर्टिकल बेसिकली अगर आप देखें पीआईबी में आया था, तो इसे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तीसरा आर्टिकल बात करेगा कि जो अभी खतरे चल रहे हैं, खासतौर पर अगर आप देखें कश्मीर इशू पर और सारी चीज़ें, उस पर ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। महासागर सभी का व्यवसाय है, इसका मतलब कि महासागर संबंधित जो वर्तमान में सिचुएशन है, साथ ही साथ भारत के क्या प्रयास हैं, उसकी सुरक्षा संबंधी क्या प्रावधान है, उन पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। इसके अलावा अगला आर्टिकल बात करें गाजा पट्टी पर इजराइल की खाद्य नाकेबंदी के बारे में। अब देखिए, जो आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें खास तौर पर आप देखेंगे कि गाजा पर लगातार जिस तरह से इजराइल ने बमबारी की, उसके बाद वहाँ पे फसलें हों, उद्योग हों, पूरी तरह से लगभग नष्ट हो गए। इससे नए जो मानवीय संकट निकल कर सामने आ रहे हैं, उसके संबंध में इसमें चर्चा है। द हिंदू में आर्टिकल आया था, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा LOC पर जो झड़प हुई, भारत पहलगाम की जो हमले लगातार चल रहे हैं, जो मसला चल रहा है, उसको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। द हिंदू में आर्टिकल है, इसे भी देखेंगे। साथ ही साथ भारत में मानसून पूर्वानुमान का जो इतिहास रहा है, तो आप देखेंगे कि IMD का जो इतिहास रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे किसने इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में मदद की है, चैलेंजेस क्या हैं, वो सब यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा अस्थिर गतिरोध के संबंध में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। साथ ही साथ अगर आप देखें मध्यस्थता संबंधी विवाद के निवारण में मध्यस्थता का उपयोग हो, मध्यस्थता हो, उसको लेकर ये आर्टिकल आया है, उसको भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो इंडियन अगर आप देखें द हिंदू में आया है। साथ ही साथ राजनीतिक त्रिलेमा और पश्चिमी संकट क्या है, ये जो अभी वर्तमान में संरक्षणवाद, लोकतंत्र और ओपन जो पॉलिसी है, खुली नीति है, उसके संबंध में लेकर जो ट्राइलेमा है, उसको लेकर जो आर्टिकल द हिंदू में है, उससे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के पहले आर्टिकल हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कंपनी द्वारा अगर देखें व्यापार युद्ध की बढ़ती जटिलता के बारे में। बेसिकली अभी देखिए क्या हुआ है कि ट्रंप प्रशासन में आपको पता है कि जिस तरह से टैरिफ लगाई है, इसके बाद बहुत सारे इशूज़ निकल के सामने आए हैं, खासतौर पर जिनमें आप देखेंगे कि जब जैसे ही नया शुल्क लगे तो कंपनी में डर फैल गया कि भविष्य में क्या है, कहीं ना कहीं सामान महंगे हो सकते हैं। अब सामान अगर महंगे होंगे तो इससे क्या होगा, महंगे होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर व्यापारी उस सामान को होल्ड कर लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है, इसको लेके। और साथ ही ये डर है कि महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्ट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ जो सेलिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिससे जो सेलिंग है वो भी कम हो सकती है। तो इसको लेके बहुत सारे इशूज़ क्या है व्यापारी के मन में है। अब इसको लेके स्टॉक पाइलिंग की यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है, स्टॉक पाइलिंग की समस्या देखने को मिल रही है। अब स्टॉक पाइलिंग के बारे में अगर देखिए, बेसिकली क्या होता है कि भविष्य में अगर देखिए लागत बढ़ने का डर अगर हो जाता है, तो जो व्यापारी माल जमा करने लगते हैं उसे स्टॉक पाइलिंग कहा जाता है, ताकि उन्हें अगर आप देखें भविष्य में जब शुल्क बढ़ जाए तो उन्हें उनके पास माल मौजूद रहे जिसमें उस शुल्क का प्रभाव नहीं पड़ा है, सस्ता माल उनके पास मौजूद रहे। तो ये सारा जो इशू है स्टॉक पाइलिंग संबंधित यहाँ पे बता रहा है। अब अगर आप स्टॉक पाइलिंग के बारे में देखिए तो हमने चीज़ें जान ली। अब कुछ अगर बातें देखें स्टॉक पाइलिंग से कि कौन कौन से उद्योगों पर इसका असर पड़ने वाला है, तो खासतौर पर अगर आप देखें जो लग्जरी गुड्स हैं, लग्जरी जो सामान है, जिनमें महंगे पर्स, घड़ियाँ, ये सारे सामान हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इसके अलावा अगर आप देखें जो फार्मास्यूटिकल है, दवाइयाँ हैं, तो ये जो आइटम है इनकी स्टॉक पाइलिंग की समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखें ऐसे सामान कौन से देशों से ज़्यादातर आता है, तो आप देखेंगे कि जो फ्रांस है, आयरलैंड है और स्विट्ज़रलैंड, ऐसे देशों से
जो सामान आ रहे हैं उसमें स्टॉक पाइलिंग की समस्या देखने को मिल रही है। अब अगर आप बात करें कि अभी क्या हुआ है, अब अभी जो स्टॉक पाइलिंग की समस्या से संबंधित कुछ और बातें देखिए, तो इसका अगर आप देखेंगे क्षेत्रीय प्रभाव तो पड़ ही रहा है, जिसमें अलग अलग वस्तुओं की स्टॉक पाइलिंग बढ़ रही है। इसके अलावा जो पूर्व नियोजित कदम है, अर्थात कई कंपनियों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा 2 अप्रैल 2025 को जो शुल्क लगाने की घोषणा से पहले स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी। उनको लगता है कि आगे चल के जो स्टॉक पाइलिंग समस्या, आगे चल के जो शुल्क बढ़ने वाले हैं, इससे हम स्टॉक पाइलिंग कर लेने से कहीं ना कहीं अगर आप देखें हमारे पास सस्ता सामान मौजूद रहेगा, ऐसा जो व्यापारियों का मानना है वहाँ पे। अब अगर आप देखें राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू में अगर देखें भारी शुल्क की घोषणा की थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, चीन को छोड़कर लगभग अगर आप देखें सभी देशों को जो शुल्क लगा है उसे 90 दिनों के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया। अब इससे क्या कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि देखिए जो 90 दिन का जो स्थगन है उसमें कुछ ना कुछ राहत मिली है अन्य देशों के संबंध में जो व्यापार हो रहा है, लेकिन ये जो समस्या स्टॉक पाइलिंग की समस्या कहीं ना कहीं अब देखें महंगाई की समस्या को उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे विशेषता हमने देख लिया, उदाहरण के रूप में हमने जो आइटम यहाँ पे लग्जरी आइटम थे उनकी चर्चा यहाँ पर हमने कर ली। तो ये बेसिकली आज का आर्टिकल में पहला आर्टिकल इस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें स्टॉक पाइलिंग से जुड़ी कुछ और जो टर्म्स है उसके बारे में अगर आप देखें, तो उसमें अगर आप देखें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होगा, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है उसमें अगर देखें गोदाम में सामान का सही तरीके से स्टोर इस्तेमाल करने की बात होती है, फिर इसमें होर्डिंग होता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है, साथ ही साथ अगर आप देखें बल्क परचेजिंग होती है। तो बहुत सारे जो टर्म्स है यहाँ पे लिए यूज़ किए जाते हैं। भारत में अगर आप देखें तो जो सामान की होर्डिंग के लिए क्या नियम उसको यहाँ पे देखेंगे। टैरिफ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि टैरिफ बेसिकली होता क्या है। टैरिफ आपको पता होना चाहिए कि टैरिफ जब कोई देश बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है या इम्पोर्टेड सामान पर टैक्स बढ़ा देता है या टैक्स लगाता है, तो उसको टैरिफ कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो विदेशी सामान होता है, सामान महंगा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो लोकल गुड्स है वो सस्ता लगे, वो कहीं ना कहीं सस्ता हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सरकार का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाता है, रेवेन्यू है सरकार का बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, जो टैरिफ से क्या बेसिकली लाभ होते हैं। आप सपोज करिए मान लीजिए भारत में 15,000 के आसपास मोबाइल बनते हैं और चीन से वहीं मोबाइल 12,000 रुपये में आ रहा है। अब देखिए वहाँ से 15,000, यहाँ 15,000 में बन रहा है, वहाँ से 12,000 में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो चाइना का मोबाइल है वो ज़्यादा बिकेगा। तो भारत सरकार कहे कि जो भी चीन से मोबाइल लेगा उसे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो अब चाइना का जो मोबाइल है वो भी 15,000 का होगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो घरेलू व्यापार उद्देश्य है उसको संरक्षण करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ सरकार की कमाई बढ़ना हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो विदेशी माल पर नियंत्रण करने के लिए विदेशी माल पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। ये तो बेसिकली टैरिफ के उद्देश्य होते हैं। अब इसमें अलग अलग टैरिफ लगाई जाती है। अगर आप बात करें टैरिफ के प्रकार, अगर देखें यहाँ पे आप, तो आप पाएंगे कि इम्पोर्टेड टैरिफ है, अगर आप देखें इम्पोर्ट टैरिफ है, आयात टैरिफ, उसके बाद अगर देखें एक्सपोर्ट टैरिफ है। इम्पोर्ट टैरिफ तो आपको पता है कि बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगता है, ठीक है, ज़्यादातर यही यूज होता है। अब एक्सपोर्ट टैरिफ देश से बाहर जाने वाले सामान पर लगता है, तो ये बेसिकली कम यूज होता है, लेकिन हाँ एक्सपोर्ट टैरिफ होता है। साथ ही साथ तीसरा होता है प्रोटेक्टिव टैरिफ, ये अपने देश के उद्योगों को बचाने के लिए लगाया जाता है। तो ये बेसिकली अगर देखो टैरिफ के आपने प्रकार देख लिए। अब आगे अगर हम बात करें भारत में स्टॉक होल्डिंग को लेकर क्या कानून है, क्या नियम, इसके बारे में देखें तो आपने एक एक्ट के बारे में सुना होगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या आवश्यक वस्तु अधिनियम। कौन सा अधिनियम? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बारे में, 1955 के बारे में। अब अगर आप बात करें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 है, ये बात करता है कि अगर अनाज है ना, दालें हैं, खाद्य तेल है, प्याज आलू है, दवाइयाँ हैं, ऐसे सामान जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उसके तहत इस कानून को बनाया गया जिससे इसकी होर्डिंग को रोका जा सके। इस कानून के तहत सरकार को क्या अधिकार है कि किसी वस्तु की अगर आप देखें कितना स्टॉक पाइलिंग आप कर सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, इसकी क्या है कि सीमा निर्धारित की जाती है। इसमें सीमा निर्धारित की जाती है, सीमा तय की जाती है कि आप इतना ही होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये बात होती है। इसके अलावा अगर देखें और क्या मैकेनिज्म अगर आप देखें भारत में अगर आप देखेंगे कि जो मूल्य नियंत्रण संबंधी जो आदेश जारी कर सकती है सरकार एमआरपी संबंधी। इसके अलावा अगर देखें जो एनएफएसए है, एक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसमें गरीबों को सस्ता अनाज मिले, इसको लेकर अगर आप देखें स्टॉक होल्डिंग का अनाज महंगा हो जाता है तो एनएफएसए इसमें सरकारी हस्तक्षेप कर सकती है। साथ ही साथ भारत में अगर आप देखेंगे तय सीमा से ज़्यादा अगर माल जमा किया जाता है तो लगभग 7 साल की जेल का भी प्रावधान है, ठीक है। 2020-21 में क्या हुआ था, कोविड-19 के दौरान सरकार ने मास्क को सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिलता जुलता जो टॉपिक था भारत संबंध में, उसको हमने यहाँ पर देख लिया। अगला आर्टिकल बात करेंगे NIELT डिजिटल इंडिया पहल के बारे में। अब ये पहल क्या है अगर आप देखें, अब देखिए 25 अप्रैल को अगर देखें 25 अप्रैल 2025 को डिजिटल इंडिया मिशन की मजबूती के लिए यह पहल की शुरुआत की गई। अब अगर आप बात करें
ELT क्या है, तो इसका आप देखिए इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अंतर्गत यह आता है, जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। इसमें अगर आप देखें तो 56 इसके अपने केंद्र है, साथ ही साथ 700 पार्टनर्स हैं और 9000 से ज़्यादा अगर आप देखिए इसके सहायक केंद्र है। और साथ ही IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के गैर औपचारिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय परीक्षा निकाय भी है। तो ये तो बात हुई इसके बारे में। अब इसने किया क्या है अगर आप देखें, इसने भी अगर आप देखें 8 संगठन के साथ समझौते किए। अब 8 संगठन के साथ समझौते क्यों हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। अगर आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी क्या होता है, अब देखें ये जो समझौते हैं, संयुक्त अनुसंधान हो सके, पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसमें इनोवेशन लाया जा सके, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट हो, और जो उद्यमिता का है उसको समर्थन किया जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, एरोस्पेस, सौर ऊर्जा, वो अलग अलग क्षेत्रों समझौते किए गए हैं। अगर आप बात करें जो समझौते 25 अप्रैल 2025 को किए गए, उनमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो उनमें आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज़ हैं। ये सारा आपको जो PDF मिलेगा करंट अफेयर्स को, उसमें आपको मिलेगा कि जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज़ हैं, ERNET इंडिया है, अमृता विश्व विद्यापीठम है जो यूनिवर्सिटी है, अमृता यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, किंड्रेड इंडिया है, स्काई रूट एरोस्पेस है, साथ ही इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च है। तो ये 8 संस्थानों ने क्या किया, इसका यहाँ पे समझौता हुआ है। अब इनमें बेसिकली सहयोग के क्षेत्र अगर देखें, सहयोग के क्षेत्र अगर देखेंगे संयुक्त अनुसंधान हो सके, इसके अलावा अगर आप देखें पाठ्यक्रम या सिलेबस को डिजाइन किया जा सके, पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जा सके, क्षमता निर्माण सुनिश्चित हो, उभरती तकनीकी में कौशल विकास को योगदान देना, तो इसके संबंध में यहाँ पे बात हुई है। और जो S कृष्णन है, सचिव हैं मेटी के, उनका मानना है कि डिजिटल रूप से अगर आप देखिए जो सशक्त समाज की दृष्टि को साकार करने के लिए 3 चीज़ों को साथ में आना जरूरी है। कौन कौन से? एक तो अकादमिक, आप देखेंगे जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको साथ में आना जरूरी है। उद्योगों की जो डिमांड है, उद्योगों की मांग है, उसको साथ में आना जरूरी है, प्लस सरकार को साथ में आना जरूरी है। अब अगर एकेडमिशियन, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो उद्योग की मांग है और सरकार, इसको ध्यान में रख के करिकुलम डिसाइड किया जाता है, सिलेबस डिसाइड किया जाता है, पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाता है, तो फिर क्या हो सकता है, वहाँ पर नए रोजगार की जो उत्पत्ति की संभावना यहाँ पर हो सकती है, नए नवाचार की उत्पत्ति की संभावना यहाँ पे हो सकती है, जो नई स्किल्स को सरकार यहाँ पे ट्रेन कर सकती है। जैसे अगर आप देखें भारत में कौशल विकास, अगर आप देखें कौशल विकास अधिनियम है, साथ ही कौशल प्रशिक्षण किए जाते हैं, उनमें किसे प्रशिक्षित करना है, किस चीज़ की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये सब हमें उद्योगों की मांग से पता चल गया। सरकार इसमें उस आधार पर क्या कर सकती है, प्रशिक्षण दे सकती है। और जो संस्थाएं हैं, अकादमिक संस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्धारित कर सकती हैं, जिससे जो उद्योगों की जो मांग की समस्या है वह भी समाप्त हो सकती है। साथ ही साथ रोजगार संबंधी मुद्दे भी देखे जा सकते हैं। ये इस बारे में यहाँ पे ये आर्टिकल बात कर रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल यहाँ पे था जो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को पहल को बढ़ावा देने के लिए बात करता है, संयुक्त रिसर्च के माध्यम से पाठ्यक्रम के विकास, साथ ही साथ क्षमता निर्माण के माध्यम से ये बात करता है कि छात्रों और जो पेशेवर प्रशिक्षित को, छात्रों को जो पेशेवर हैं उनको क्या क्या करना है, प्रशिक्षित भी करना है। AI, सौर ऊर्जा, जो नए नए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें प्रशिक्षण देना है, स्टार्टअप व नए विचारों को भी बढ़ावा देना है। तो ये जो डिजिटल इंडिया मिशन के लिए यहाँ पे एक ये पहल यहाँ पे हुई है कि 8 संस्थाओं संगठन यहाँ पे बनाए गए हैं। अगला आर्टिकल अगर आप बात करें, जो बात करेगा खतरे को समझने संबंधी क्या है। अगर देखें, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल लिया गया है, जो किसके बारे में बात करता है। देखिए आपको पता है कि विश्व में अगर आप देखें 9/11 का चाहे हमला हो, फिर 26/11 हो, अमेरिका हो, चाहे अगर आप देखें भारत में आतंकवादी गतिविधियां लगातार हुई हैं। अब उस संबंध में ये आर्टिकल आया है कि अगर क्या समस्याएं होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, इसको यहाँ पे बात कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे बात करता है कि 9/11 जो अमेरिका में और 26/11 जो मुंबई में हमले हुए, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, सूचना का जो साझाकरण है और निवारक कार्रवाई है, प्रिवेंटिव जो एक्शन है, उसके विफलता है के कारण ये आपदाएं बनी। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप देखें, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि 9/11 आयोग में अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इमेजिनेशन की जरूरत पर बल दिया। अब यह है क्या, इसके बारे में अगर आप बात करें, इसके बारे में अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि अमेरिका राष्ट्रीय आयोग ने यह रेखांकित किया है कि आतंकवाद को रोकने के लिए जो कल्पना की संस्थागत आवश्यकता है, यानी खतरों को उनके उभरने से पहले पहचानना, ये यहाँ पे कल्पना से संबंधित है कि अगर कोई आतंकवादी खतरा होने वाला है तो उसको पहले ही भांप लेना, ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 9/11 हो चाहे 26/11, भारत के अनुभव में जो प्रणालीगत कमजोरियां हैं उसको उजागर किया है, जो कहीं ना कहीं विकासशील खतरों को पहचानने में असफल रही हैं। अब अगर आप बात करें इसके बारे में, विशेषताओं के बारे में अगर आप बात करें, तो अगर आप देखेंगे कि 9/11 की रिपोर्ट से
रणनीतिक जो विफलताएं हैं, एजेंसियों के बीच जो खराब समन्वय है और जो उनके बीच जो जानकारियां थी उसको आपस में साझा ना कर पाना, इन सारे बिंदुओं को रेखांकित किया है कि जो एजेंसियां हमारे पास, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, साथ ही साथ सेना है, आपस में जो सूचना है उसको साझा नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या है ऐसे खतरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 26/11 के मामले में अगर आप देखेंगे, 26/11 में हमलों के संकेतों की अनदेखी की गई थी। अगर आप देखें 26/11 में, अभी डेविड हेडली का नाम आपने सुना होगा कि डेविड हेडली ने मुंबई आया था। मुंबई के जो जितने भी बड़े बड़े स्थान थे जहाँ पर उससे संभावना थी कि यहाँ पे हमले किए जा सकते हैं, यहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ की जा सकती है, तो उसने प्रॉपर उसका मुआयना किया, सर्वेक्षण किया, उसके बाद गया और उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। तो अब ये बताता है कि किस तरह से वो एक व्यक्ति आता है, ऐसी ऐसी गतिविधियाँ करता है, फिर भी अगर आप देखें जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं नहीं जान पाती हैं, और जान पाती हैं तो सूचना को आपस में साझा नहीं कर पाती। वहीं साथ ही साथ तहब्बुज़ जो राणा है, जिसको अभी हाल में वापस लाया गया है, उसका भी बताता है यहाँ पर कि उसने किस तरह से ISI के साथ संबंध स्थापित किए और उसके साथ उसने लॉजिस्टिक समर्थन भारत में आतंकी हमले के लिए प्रदान किया। ये यहाँ पे बात हो रही है। और साथ ही यह भी बताता है कि ये जो हमले हैं इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जो खुफिया इन्फॉर्मेशन है और आपस में जो लोग साझा नहीं कर पाते उसके संबंध में चुनौती देते हैं। जैसे अगर आप देखें मुंबई की 26/11 जब हमला हुआ तो अमेरिका को इसकी मतलब कि संभावना थी, अमेरिका को जानकारी थी, कल्पना थी कि ऐसा जो हमला है भारत में हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत में साझा नहीं किया। अब इससे क्या हुआ कि सूचना अगर साझा नहीं कर पाए तो आतंकी गतिविधियों की संभावना यहाँ पर ज़्यादा हो गई। हेडली ने सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे दिल्ली में, इसके अलावा जो बार्क सेंटर है हमारा, उसको भी टारगेट किया था। तो ये सारी यहाँ पे बातें हो रही है, ये सारा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप देखें कि ऐसे खतरों को रोकना है तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे, खुफिया जानकारी को साझा करना होगा, ये यहाँ पे बात कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें आतंकवाद को रोकने के अगर संबंध में देखें, आतंकवाद संबंध आगे की अगर राह देखी जाए क्या किया जा सकता है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो इमेज है, इमेजिनेशन, उसको रोकना पड़ेगा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। संस्थागत कल्पना में सुधार, खतरों की पहचान करनी पड़ेगी उसके उभरने से पहले, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे जो बेहतर खुफिया संगठन है उनको क्या करना, आपस में साझा करना, मल्टी एजेंसी सेंटर जैसे साझा प्लेटफॉर्म को मजबूत करना, इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस है उसके जो डॉक्यूमेंट्स उसकी शेयरिंग्स है आपस में करते रहना, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप देखें आतंकी गतिविधियों को कम किया जा सके। इसके अलावा अगर आप देखें तकनीकी सशक्तिकरण करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए, तकनीकी सशक्तिकरण। इसमें आप बात करें जो AI आधारित आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करना है ना, AI का उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही साथ बिग डाटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को कम रोकने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे जो सामुदायिक जुड़ाव है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, अवेयरनेस, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कंबाइंड जो मिशन वो चलाने की आवश्यकता है, चाहे आप देखिए काउंटर टेररिज्म हो, NSG हो, ATS हो, इनको साथ में काम करने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी जो यहाँ पे अगर आप देखो बॉर्डर सिक्योरिटी, उसमें स्मार्ट फेंसिंग हो, ड्रोन्स का उपयोग हो, और यहाँ पे बात हो रही है NC3I, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क के विस्तार करने की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FATF के साथ बेहतर संबंध, जिससे ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सके, ऐसे आतंकवादियों को जो फंडिंग है वो रोकी जा सके, इस दिशा में पूरे विश्व को से एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि देखेंगे भारत में बहुत सारे ऐसे कानून है, UAPA एक्ट है, इसके अलावा आप देखेंगे जो NIA एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयास समय समय पर किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी पहलगाम जैसे हमले ना हो, उनसे बचने के लिए अन्य कदम उठाने की आवश्यकता है। अगला आर्टिकल बात करेगा महासागर सभी का व्यवसाय के संबंध में। अब देखें, अब ये आर्टिकल यहाँ पे कवर किया गया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो किससे संबंधित है। ये है बात करेंगे इंडियन जो एक्सप्रेस है उसमें ये आर्टिकल आया था। अब अगर आप बात करें कि महासागर न केवल आप जानते हैं जीवन का आधार है, बल्कि अगर वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, खाद्य सुरक्षा है, तो उसमें भी अगर आप देखें जलवायु संतुलन है, उसमें भी अगर आप देखें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1/3 आबादी का जो खाद्य है वो कहीं ना कहीं महासागरों पर निर्भर है, तो उसकी जो महत्वता है उसके बारे में यहाँ पे बताता है। महासागरों में अगर आप बात करना सिर्फ खाद्य बल्कि सुरक्षा, सांस्कृतिक जुड़ाव भी दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे जो सस्टेनेबल ऊर्जा है, वैश्विक सतत ऊर्जा जिसकी बात करते हैं, या वैश्विक जो व्यापार है उसके लिए देखेंगे बेहतर विकल्प होते हैं। साथ ही साथ अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। CO2 बहुत बड़े अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड को आकर्षित करते हैं और उसको बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, जिससे क्या किया जा सके जो वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो मेंटेन रहे।
तो CO2 संग्रह करने की दिशा में बहुत सारे योगदान देते हैं। अब इसमें अगर क्या देखें कि वर्तमान में स्थिति क्या हो रही है, वर्तमान में आप जानते हैं कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से मरीन में माइनिंग संबंधी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, ऑयल की स्पिलिंग बढ़ रही है, तो इससे नए नए चैलेंज सामने निकल के आ रहे हैं। इस संबंध में ये आर्टिकल यहाँ पे जानकारी देने का प्रयास करता है। ठीक है, अब अगर आप बात करें, अब इसमें कुछ आंकड़े देता है, जैसे अगर आप देखेंगे कि लगभग अगर आप देखेंगे 8 मिलियन के आसपास हर साल प्लास्टिक कचरा महासागरों में डाला जाता है। ये यूनेप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यूनेप के अकॉर्डिंग। अब इससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है वो कहीं ना कहीं जो मरीन वाइल्ड लाइफ उसको बहुत ही ज़्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट करता है और वो समस्याएं निकल के सामने आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि तीसरी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3, यह सम्मेलन अगर आप देखें 9 जून से 13 जून 2025 को फ्रांस में होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है, जिसमें अगर आप देखें समुद्र को लेकर चाहे शासन सुधार हो, चाहे वित्तीय जुटाव हो, ज्ञान साझा करने संबंधी यहाँ पे बातों को प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय जो क्षेत्राधिकार उसमें समुद्री जैव विविधता पर समझौते की यहाँ पे बात होगी। तो ये आर्टिकल यहाँ पे इस बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं इसमें अगर आप बात करें, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि समुद्र स्तर अगर आप देखें लगातार अगर आप देखेंगे 3.3 मिलियन मिलीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पे बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है कि जलवायु परिवर्तन से जो अगर आप देखें वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इससे जो बर्फ़ पिघल रही है तो उससे कहीं ना कहीं समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हालांकि अगर आप देखेंगे जो तटीय देश हैं या तटीय शहर हैं उनके डूबने की संभावना यहाँ पे प्रबल होती जा रही है। ये सारी यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखें वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें कुछ नवीन पहले हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लें तो आप पाएंगे कि जो वैश्विक समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं उनका विस्तार करने की बात हो रही है। अर्थात देखें MPA क्षेत्र, MPA क्षेत्र। अब MPA क्षेत्र क्या है? ऐसे क्षेत्र हैं जिनको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, उनको बेहतर करने की बात हो रही है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक है उसका उपचार करने की यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी के विकास करने की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये तो यहाँ पे बात हुई। अगर आप बात करें भारत के संदर्भ में, अगर आप देखें, इसको मिटा देता हूँ मैं, भारत क्या कर रहा है मरीन की जो सिक्योरिटी उसको लेके आप देखेंगे भारत ने क्या किया, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी जारी की है, नीली अर्थव्यवस्था की नीति जारी की है, नीली अर्थव्यवस्था की, जिसमें बेसिकली फोकस ये है कि मत्स्य पालन है उसको बेहतर किया जाए, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, खनिज जो संसाधन को सतत रूप से उपयोग किया जाए, इसके बारे में भारत इस नीति में बात कर रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे स्वच्छ समुद्र अभियान भारत ने लॉन्च किया है, स्वच्छ समुद्र अभियान की बात कर रहा है, जिसमें 2022 तक भारत सरकार शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण को कमी करना, समुद्री तटीय क्षेत्रों की सफाई करने की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो MPA क्षेत्र है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, उसमें आप देखें जो मन्नार की खाड़ी है उसको बेसिकली सुरक्षित करना, सुंदरबन डेल्टा को अगर आप देखें उसको सेफ रखने की बात हो रही है। साथ ही साथ भारत सागरमाला प्रोजेक्ट चला रहा है जिसमें बंदरगाह विकास और समुद्री परिवहन सुधार हेतु यहाँ पे बात हो रही है। ये तो बात हो गई। इसके अलावा डीप ओशन मिशन, अगर आपने सुना होगा, डीप ओशन मिशन 2021 में शुरू हुआ, जिसमें समुद्र के अन्वेषण हो, खनिज संपदा की खोज हो, जैव विविधता संरक्षण हो, इसकी बात हो रही है। ड्राफ्ट इंडियन मरीन पॉलिसी, भारत ने 2024 में एक पॉलिसी बनाई है मरीन को लेके, जो तटीय समुद्री संसाधन के सतत उपयोग की बात कर रही है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे UNSDG, अगर आप देखें यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, उसका लक्ष्य क्या है कि जो लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के अंदर जो जीवन है उसके संरक्षण करने की दिशा में भारत प्रयास कर रहा है। और भारत ने अगर आप देखें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात की है, जो हिंद महासागर के बेहतर उपयोग व बेहतर संरक्षण की बात करता है। साथ ही साथ अगर देखें कोस्टल एरिया के लिए भारत ने गाइडलाइन जारी की है, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जारी किए, जो समुद्री तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करता है। इसके अलावा प्लास्टिक की जो समस्या है उसको लेकर भारत ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में बनाए थे, जो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है उसको महासागर में न जाए उसको लेकर बात करते हैं। ये तो बात हो गई भारत ने 2024 तक अगर देखें 2024 में भारत ने 10% प्लास्टिक जो पोल्यूशन है, प्लास्टिक का जो उसमें कमी भी की है। ये अगर आप देखें पर्यावरण मंत्रालय का यहाँ पे डाटा है। ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रही है इस आर्टिकल के बारे में। अगला आर्टिकल बात कर रहा है गाजा पर इजराइल की खाद्य नाकाबंदी के बारे में। ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इजराइल और गाजा पट्टी है उसमें 20 दशकों से अगर आप देखें कई साल से यहाँ पे समस्याएं निकल के सामने आ रही है। उसका अगर आप देखें जो बैकग्राउंड देखें तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1948 के आसपास अगर आप देखें इजराइल का निर्माण हुआ और उसी दौरान अरब इजराइल का यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे जो इस्लामिक कंट्रीज और इजरायली हैं, जो अगर आप देखेंगे जब विश्व युद्ध हो रहा तो उसके बाद जो यहूदियों को प्रताड़ित किया गया तो उसके बाद इजराइलियों को यहाँ पे प्रवासन हुआ था। यहाँ पर उन्होंने देश जब बनाया तो इस दौरान जो भी
इस्लामिक कंट्रीज़ थी और अरब कंट्रीज़ थी, उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। फिर आप देखेंगे 1967 के आसपास 6 दिवस का युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने क्या किया, गाजा पर कब्जा कर लिया। अब गाजा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, फिर 1993 में एक समझौता होता है, 1993 में समझौता होती है, इसमें ओस्लो समझौता बोला जाता है, ओस्लो एग्रीमेंट, जिसमें गाजा फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है और बाद में ये क्षेत्र फिलिस्तीन को बिलोंग करता है। अब समस्या क्या कब आई, जब 2007 में अगर आप देखोगे गाजा पर जब हमास का नियंत्रण हो गया, उसके बाद यहाँ पे समस्या देखने को मिलने लगी, क्योंकि हमास बेसिकली इजराइल का विरोध करता है और इजराइल के खिलाफ हमले की बात करता है। उसने कई संघर्ष किए, अगर आप देखें 2008 में, 2012 में, 2014, 2021, 2023 में। वर्तमान में अगर देखें 7 अक्टूबर के आसपास की अगर बात है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने क्या किया, इजराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट और ज़मीनी हमले कर दिए, और इससे क्या हुआ कि जो इजराइल को लॉस हुआ उसकी भरपाई की इजराइल ने हमास पर हमला करके। अब इससे भारी मानवीय संकट समस्या देखने को मिलने लगी है ना, ये सारी समस्याएं, इसके बारे में ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने हालांकि युद्ध विराम की अपील की, लेकिन ये युद्ध विराम नहीं दिया, और इससे हज़ारों लोगों की मौत होगी, लाखों लोग बेघर हो गए, और सबसे अधिक देखें जो लेबनान है, सीरिया, ईरान है, यहाँ पर बड़ी कहीं ना कहीं तनाव यहाँ पर देखने को मिला। तो ये तो यहाँ पर बात होगी वर्तमान में क्या समस्या है। अब अगर आप बात करें कि जो इजराइल और उसका बैकग्राउंड है, अब इसके बारे में अगर आप देखो मैप के बारे में अगर आप बात करो, तो ये आपको पता है अगर कि ये मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इजराइल है और यहाँ पे गाजा पट्टी की लोकेशन है, ठीक है। अब अगर आप बात करें, यह गाजा में बढ़ती जो मानवीय आपदा है उस पर जो प्रकाश डालता है ये आर्टिकल। साथ ही साथ इजराइल द्वारा लगाए गए खाद्य प्रतिबंध से वहाँ पे एक नई समस्या देखने को मिली। अब देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर जो फसल थी और जो ग्रीन हाउस के द्वारा जो भी खेती होती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर फसल और जो अनाज उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर के बारे में अगर बात करें तो टमाटर ही खाली वहाँ पे उदाहरण देता है कि टमाटर अगर आप देखें इंडियन करेंसी में लगभग 700 से 800 रुपये किलो हो चुका है। अब इससे क्या हो, कुपोषण है, भुखमरी, ये सारी समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं अपने भोजन को सैक्रिफाइस कर बच्चों को दे रही है कि बच्चों में कुपोषण यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल ये बात कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें इसको लेकर, अगर आप देखें जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने बताया कि जो गाजा के उत्तर में अकाल की सिचुएशन हो चुकी है। साथ ही साथ OCHA के अनुसार अगर आप देखें अप्रैल 2025 तक गाजा की 95% जनसंख्या खाद्य सुरक्षा से जूझ रही थी। सेव द चिल्ड्रन नाम का NGO है, उसने भी इस संबंध बच्चों के संबंध में जो कुपोषण लगातार बढ़ता जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें जो फूड FAO है वो बात करता है कि जो इजराइल ने हमला किया उसकी वजह से अगर आप देखें गाजा में 80% जो फसल थी वो नष्ट हो गई, जिस वजह से सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ये आर्टिकल बेसिकली इस बारे में बात कर रहा है। अब अगर आप बात करें क्या किया जाना चाहिए इस संबंध में, अगर आप देखेंगे कि जो कहीं ना कहीं जो वैश्विक संस्थाएं हैं, UN है, इन सबको मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है और वो कहीं ना कहीं आतंकवाद की पुनः समस्या को जन्म देता है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे इस बारे में यहाँ पे था। अगला आर्टिकल बात करेंगे LOC पर जो झड़पें हैं भारत पहलगाम हमले के बारे में। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आपको पता है कि वर्तमान में क्या हुआ कि प्रेजेंट में पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ, जिस वजह से भारत में लगभग 26 लाख लोग 26 जो लोग हैं तीर्थयात्री हैं या मगर आप देखें टूरिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं मारे गए। अब इस वजह से भारत ने कई दिशाओं में लगातार कदम उठाए, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, और अगर सैन्य कूटनीतिक हो, भारत ने कदम उठाए हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे सैन्य संबंध में भी भारत ने आप देखेंगे जो नौसेना, वायुसेना, थल सेना को अलर्ट करना हो, फिर वायु प्रशिक्षण करना हो, साथ ही साथ राफेल की तुरंत डिलीवरी करनी हो। इसके अलावा भारत ने S-400 की जो तैनाती उसको बेहतर किया है, इससे सीमा पर तनाव बढ़ गया है, उसी संबंधी आर्टिकल है। देखिए पाकिस्तान द्वारा LOC पर युद्ध विराम व उल्लंघन और पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने अपनी सैन्य जो तैयारी है, रणनीति, उसका मूल्यांकन किया। भारत ने बेसिकली अगर आप देखें सैन्य प्लेटफॉर्म की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सैन्य अभ्यास भी अभी किए हैं, जो अब साथ ही साथ कूटनीतिक प्रयास भी भारत कर रहा है। अब बेसिकली अगर आप देखें हो क्या रहा है, तो पहलगाम हमला हुआ, उसके अलावा अगर आप देखेंगे LOC में आप देखेंगे युद्ध विराम होने के बावजूद लगातार इसका उल्लंघन हो रहा है, लगातार गोलीबारी चल रही है, जिससे क्या हो रहा है सीमा पर सेना के बीच भी क्या होगा, कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ने को देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें एशिया में शांति का जो स्थापना का जो प्रयास था उसकी दिशा में बिल्कुल कदम यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे भारतीय सैन्य जो अभ्यास है वो भी हाल में किया गया। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के उपयोग के लिए उनकी तैनाती भी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो अस्थिरता है उसको बढ़ावा दे रही हैं। ये आर्टिकल यहाँ पे इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ ही अगर आप देखें, 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 अब इसके सा
वर्तमान में अगर आप देखें तो अप्रैल 2025 तक एलओसी में अगर आप देखोगे 340 बार से अधिक युद्ध विराम उल्लंघन की रिपोर्ट आई है। तो भारतीय सेना की जो रिपोर्ट वो कहती है कि लगभग 400 350 के आसपास इस साल में अगर देखें जो युद्ध विराम टूटे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन का परीक्षण भी चल रहा है, जो हल्के वजन के वायु प्रक्षेपण क्षमता वाले भी वो हैं, है ना। इस साथ ही साथ उपग्रह चित्रों से भी अगर आप देखें INS विक्रांत की अरब सेना पर तैनात INS विक्रमादित्य चल रहे रख रखाव की पुष्टि की है। पाकिस्तान की सैनिक गतिविधि एलओसी के पास भारत के बालाकोट हवाई हमले से पहले देखी गई पैटर्न जैसी है। तो ये सारी यहाँ पे समस्याएं हैं, ये सारी इशूज़ हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हाल ही में आतंकवादी गतिविधि जो हुई है उस पर कहीं आतंकवाद के संबंध में क्या प्रयास है उसको हमने ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जो आंकड़ों की आवश्यकता है, जिन टॉपिक की आवश्यकता थी वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अगले आर्टिकल तरफ हम बढ़ेंगे जो बात करें भारत में मौसम पूर्वानुमान के इतिहास के बारे में। अब ये क्या है, इसके बारे में आप जानिए। यह भारत में अगर देखें मौसम पूर्वानुमान, अगर आप देखें कि भारत में अगर मौसम पूर्वानुमान 1870 के दशक से लेकर वर्तमान तक जारी है, क्योंकि आपको पता है कि 1875 के आसपास आप देखें जो IMD है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, और जो भारत में अगर आप देखें सटीक मौसम पूर्वानुमान के बारे में बात करता है, ये यहाँ पे बात कर रहा है। अब अगर आप देखोगे जो IMD अगर देखें सांख्यिक गतिशील जलवायु मॉडल को अपनाने से लेकर मौजूदा तकनीकी तक का सफर उसने तय किया है। अगर जो फर्स्ट अगर आप देखें अनाउंसमेंट इसने 1870 में घटी, तो 1875 उसने पहली बार बताया कि किस तरह से मौसम संबंधी पूर्वानुमान हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 1886 में यह पूर्वानुमान जारी किया, तो 1875 में गठन हुआ, 1886 में इसने मौसमी पूर्वानुमान जारी किया। साथ ही साथ अगर आप देखो HF ब्लैनफोर्ड हैं जो भारत सरकार के पहले मौसम रिपोर्टर रहे, उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि अधिक हिमालयी बर्फबारी कमजोर मानसून के तक संकेत दे रही है। इसके अलावा गिलबर्ट वाकर हैं, सदर्न ऑसिलेशन की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की जो मानसून को प्रशांत व भारतीय महासागर के बीच दबाव भिन्नताओं से जोड़ता है। ये तो यहाँ पे बात कर रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान यहाँ पे इस तरह से अगर आप देखें शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखें सांख्यिक गतिशीलता मॉडल की ओर संक्रमण देखें, स्वतंत्रता के बाद IMD ने वैज्ञानिक शोध पर जोर दिया और अधिक मात्रात्मक तकनीकों को अपनाया है। 2003 के बाद अगर आप देखेंगे 2003 के बाद IMD ने अगर आप देखें सामूहिक सांख्यिक मॉडल का उपयोग करना शुरू किया, जिससे बेसिकली अगर आप देखें बहुत सारा स्टैटिक यहाँ पे निकल के सामने आता है। 2017 में अगर आप देखेंगे कि जो ये पूर्वानुमान जारी किए गए उसके हालांकि अगर आप देखेंगे कई बार जो मौसमी पूर्वानुमान है वो सटीक साबित नहीं होते, जिससे कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है, लेकिन इसका महत्व यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे रेखांकित कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें एल नीनो ला नीना से संबंधित जो प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ने वाले हैं उससे IMD के द्वारा पता चलता है। तो ये सारे यहाँ पे बात हो रही है कि 2022-23 में अगर आप देखेंगे मौसम का सही पूर्वानुमान किया गया था। हालांकि कुछ क्षेत्रों में 19-20 होता है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें मौसम पूर्वानुमान से यहाँ पर सरकार को स्टेप्स उठाने में आसानी होती है। अब हाल में अगर आप देखेंगे हाल ही में कहा गया मौसम जो IMD है उसने कहा कि भारत में लानीना की स्थिति होगी, अर्थात जो मौसम है जो मौसम पूर्वानुमान वो सामान्य रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस आर्टिकल को यहाँ पे बात कर रहा है। विश्व बैंक 2024 के अनुसार जो सुधारित पूर्वानुमान है उसमें 2020 से 2030 के बीच भारत ने लगभग 2 बिलियन कृषि की हानि को बचा है। तो आर्थिक जो नुकसान उसकी भरपाई करने में, आर्थिक नुकसान को कम करने में IMD का रोल यहाँ पे होता है। ठीक है, अब मौसम पूर्वानुमान आवश्यक क्यों अगर आप देखें तो एल नीनो ला नीना जैसी है, इंडियन ओशन डाइपोल है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन है जिसे हमने कई बार डिस्कस भी किया है, उनका पूर्वानुमान सटीकता से क्या होता है कि सरकार आगे की स्टेप्स उठा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें कि जो इससे पहले की विधि थी, अगर आप देखें प्रारंभिक पूर्वानुमान हिमालय जो बर्फबारी पैटर्न है ऐतिहासिक उपमाओं पर निर्भर थे जो मानसून की शक्ति से संबंधित थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अगर देखें भारत ने सांख्यिक सहकारी संबंध तकनीक को अपनाया, 2017 के बाद गतिशील मॉडल की ओर रुख किया। तो ये बेसिकली जो IMD है उसका इंपॉर्टेंस के लेके यहाँ पे आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा अगला आर्टिकल बात करेंगे एक अस्थिर गतिरोध के बारे में। यह आर्टिकल अगर आप बेसिकली आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान द्वारा जो प्रायोजित आतंकवादी हमले ने भारत का ध्यान सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की प्रभावी रणनीति तैयार करने पर फिर से केंद्रित किया है। इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि कर रहा है उससे अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं और जिस तरह से समर्थन कर रहा है, भारत इन खतरों से निपटने के लिए कूटनीतिक सैन्य आर्थिक रणनीति का मिश्रण अपनाया है। और इसके अलावा अगर देखिए इस आर्टिकल में कुछ डाटा की बात होती है कि 2022 से अगर आप देखेंगे 2022 से अगर आप देखें 2024 तक बीच LOC पर अगर आप देखें आतंकवादी गतिविधियों में 20% की वृद्धि हुई है, जो एशिया आतंकवाद पोर्टल 2024 में पता चलता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है 2024 में वह बताता है कि द्विपक्षीय व्यापार अगर आप देखिए इससे बहुत नुकसान हुआ, लगभग $500 मिलियन का व्यापार का नुकसान दिखाई देता है। साथ ही साथ FATF ने पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट में रखा था, जिससे वैश्विक वित्तीय विश्वसनीयता को भी नुकसान हुआ।
2025 की शुरुआत में अगर देखें पुंछ व राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी हमलों की रिपोर्ट आई है, ये यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके बाद अगर देखें भारत ने अगर हर दिशा में प्रयास किए, चाहे कूटनीतिक संबंध में हो, सैन्य संबंध में हो, लेकिन ये जो गतिविधियाँ हैं इस पर रोकथाम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। आर्टिकल यहाँ पे बात करता है। भारत ने अगर आप देखें प्रारंभ में जो भारत का रुख था नॉर्मल था, लेकिन बाद में अब देखें जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भारत ने मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है उसका दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया। ठीक है, तो हालांकि इस आर्टिकल में हम डेली को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आर्टिकल है उस संबंध में बात कर रहा है कि सिंध जल समझौता है, उसमें भारत ने फिर समीक्षा की और हाल में कुछ कदम उठाए। तो ये सारी जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं अगर आप देखिए एक अस्थिर गतिरोध की तरफ इशारा करती हैं, जो हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की दिशा में बाधा के रूप में दिखाई देता है। अगला आर्टिकल बात करें किसके बारे में, वास्तविकता भारतीय मध्यस्थ को आगे आना चाहिए। ये आर्टिकल यहाँ पे कवर किया गया है। अब बेसिकली अगर आप देखोगे भारत की जो मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र है मानव पूंजी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को उजागर करता है। जो भारतीय मध्यस्थों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और विविधता को बढ़ाकर भारत में वैश्विक विवाद समाधान भविष्य का नेता बनने की दिशा में कदम उठाने की बात करता है। अब क्या होता है कि बेसिकली अगर आप देखोगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार होने से इसका जो घरेलू मध्यस्थता ढांचा अक्षमताओं का सामना कर रहा है। देखिए मध्यस्थता बेसिकली वही होता है कि जब आपको पता है कि कोर्ट के पास बहुत सारे मामले होते हैं और कोर्ट के मामले में जो निर्णय आते हैं उनमें बहुत समय लगता है। इस वजह से मध्यस्थ न्यायालयों की स्थापना की जाती है जो मामलों को त्वरित निपटान कर सके और त्वरित निपटान करके जो बाधाएं उसको कम किया जा सके। इस संबंध में व्यापार में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए हेग में हो, सिंगापुर में हो, वो मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में भी है, लेकिन जो भारत में अगर आप देखें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मध्यस्थता ढांचा है वो कहीं ना कहीं अक्षमताओं का सामना कर रहा है। ये सारे आर्टिकल यहाँ पे इस बारे में यहाँ पे बात करें। भारत इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये आंकड़ा बताता है कि भारतीय जो मध्यस्थ सर्वेक्षण 2024 में पाया गया कि 78% के आसपास जो ग्राहक है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को भारतीय मंचों पर प्राथमिकता देते हैं। जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जो मध्यस्थता ढांचा उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिलती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट है जो 900 से अधिक भारतीय मामलों को संभाला है, जो भारतीय घरेलू मध्यस्थता के विश्वास में कमी को दर्शाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें इसमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय भारत में है उसको यहाँ पर सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है और यहाँ पर विश्वास जगाने की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे जो मामले उनका निपटान भारत में भी किया जा सके और उनको यह भी विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि वैश्विक जो मानदंड है उसको पालन किया जाएगा, साथ ही साथ सभी देशों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये जो आर्टिकल यहाँ पे इस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो आज के फिलहाल आर्टिकल हमने इतना ही देखना है और हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।